देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। कि ऐसी क्या सुविधा है जो हमें बाहर मिलती है लेकिन यहां नहीं मिलती है, ताकि हम अपने मुल्क की तरक्की को यकीनी बना सकें। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, A stitch in time saves the night। एक जो फार्मर है उसका मसला क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, पिछले एपिसोड को हमें वक्त की कमी की वजह से रोकना पड़ा था, तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। जानते हैं क्या कुछ मजीद कहना है यहाँ की आवाम का। मेरा अगला सवाल है, मंशियात के हवाले से जब बात करेंगे तो आए दिन हम देखते हैं साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा तादाद में ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जाता है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, तो क्या वजूहात है? ड्रग्स के हवाले से मैं बात ज़रूर रखना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी इश्यूज़ पे बात हुई, सभी के सभी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं, लेकिन ये जो ड्रग्स का मसला है, मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये इशू। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ड्रग एब्यूज़ है क्या चीज़, व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन। ये हमारी कौम को, हमारे लोगों को, हमारे जवानों को, बुजुर्गों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इस हवाले से ये समझना पड़ेगा। अपने आप में कोई भी ड्रग बुरी नहीं है। नो ड्रग इन इटसेल्फ इज़ बैड, व्हाट मेक्स इट बैड इज़ द वे इट इज़ यूज्ड। इसको कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह हम इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। मिसयूज़ की वजह से ही एक ड्रग मतलब हमारे लिए लीथल बन जाता है। तो हमें चाहिए कि इसको समझें हम। व्हेन वी गो थ्रू द लिटरेचर रिगार्डिंग दिस ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग एब्यूज, वी कम टू नो दैट देयर इज a well-known definition which goes like this. Drug abuse is over the counter use of drugs for the purposes other than they are meant for. जब हम उन चीज़ों के बजाय जिनके लिए ये ड्रग्स होती हैं, उनके बजाय किसी और चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये ड्रग अब्यूज़ का मसला सामने आ जाता है। हम सब लोग फिक्रमंद हैं अपने बच्चों के हवाले से कि हमारा यूथ खासकर जो ड्रग्स की तरफ माइल हो रहा है, मगर सबसे पहले सवाल ये उठता है, ये ड्रग्स आते कहाँ से हैं? आजकल जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो ये ड्रग पेडलर्स जो है वो अपना वो नेटवर्क कैसे चलाते हैं? तो वो ये ड्रग्स अवेलेबल कहाँ? एक मासूम बच्चा है 14 साल का, 15 साल का, उसको ड्रग्स अवेलेबल कहाँ से हो जाते हैं? सबसे पहले अगर ड्रग्स उसको अवेलेबल नहीं होंगे, वो नहीं ले पाएगा, उसको इंट्रोडक्शन इन ड्रग्स के साथ होगी नहीं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो ड्रग्स का शिकार हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आजकल लोग जो है टेंशन में रह रहे हैं, बच्चों को भी स्ट्रेस है, बहुत सारे जो प्रेशर्स बच्चे फील करते हैं, तो उसमें वो प्रेशर्स, वो कंपनी, वो जो कंपल्जन्स है, उनका रोल तो हम मान चुके हैं, मगर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ड्रग्स अगर इन बच्चों को मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं। तो इसमें स्ट्रिंजेंट एक्शंस होने चाहिए, जो लॉ पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और साथ ही साथ जो समाज के बाकी लोग भी हैं। ये ड्रग एब्यूज का मसला जो है, इसने पूरे मुल्क के साथ साथ हमारी वादिया कश्मीर को भी अपनी लपेट में ले लिया है, और हम देखते हैं कि आए रोज़ इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। ख़ास तौर से जो हमारी नौजवान नस्ल हैं, वो इसमें बुरी तरह से मुब्तला हो चुकी हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है बहसैत वालिदैन, बहसैत उस्ताद या बहसैत रहनुमा, कि हम इस बिद्दत पर काबू पाए, ताकि हमारी नस्ल जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सके अपनी सोसाइटी के लिए। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मैं समझता हूँ कि हमें अपने रिलीजन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बच्चे को ही रिलीजियस नहीं बनाना है, माँ बाप को भी रिलीजियस की तरफ, अपने रिलीजन की तरफ ध्यान देना होगा। कश्मीरी में कहावत है, कोकड़ ताछन पूछ हेछन,
تو جب ایک ماں باپ پریکٹس کرے گا ریلیجس پریکٹس یعنی کہ نماز پڑھے گا قرآن پڑھے گا تو کہاں ڈرگ کی بات ہوگی. تو دور تک بھی اس گھر میں یعنی کہ ڈرگ کی بات ہی نہیں ہوگی تو کرنے کی تو دور کی بات ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ ہمیں مولویوں کے اوپر مفتیوں کے اوپر بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. اور جو ہمارے ذی عزت لوگ ہیں ہمارے یعنی کہ اپنی سوسائٹی میں ان کو بھی دھیان دینا ہوگا اور پولیس کے ساتھ بھی ہمیں کوآپریٹ کرنا ہوگا. فار ایگزامپل اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے تو سری نگر میں ہمارے جو پولیس کنٹرول روم ہے وہاں پر ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر ہے تو پولیس کو کال کیجئے تاکہ اس کو وہاں پر لے جائیں گے, وہاں اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس بھیجیں گے. مجھے یہی لگتا ہے کہ جو ڈرگس ہے وہ دن بہ دن جو اس کا تعداد ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, لیکن جس چیز کو یہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں وہ ہے ایک یوتھ. یہ صرف ایک یوتھ کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور ڈرگز جو ابھی سر نے بولا کہ ڈرگز یہ کوئی نگیٹو ورڈ نہیں ہے, ڈرگ ایک نگیٹو ورڈ نہیں ہے, لیکن ڈرگ ہے کیا ایکچولی. جب ہم ایکسیس یوز کرتے ہیں ان ڈرگز کا تو یہ ایک ایڈکشن بن جاتی ہے ایک انسان کی, تو اس وجہ سے جو ہے ایک انسان کو اس کی لت لگ جاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے تھے کہ پچھلے کئی سالوں تک یہاں پر یہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا ڈرگ کا, لیکن آج جب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کشمیر میں یہ بہت ایک اہم ایشو بن چکا ہے اور اس نے بہت ایک جو ہے نا کہ وہ امپورٹنس لے لی ہے یہاں پر آج معاشرے میں. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ ڈرگز جو ہے یہ بڑھ کیوں رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ڈرگز جو ہے یہ صرف اور صرف ایک بیڈ کمپنی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ جو ہماری یہ یوتھ ہے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے جو ان کو اس چیز میں انوالو کر رہے ہیں. یوتان وچھان ایڈمشن ات پہ کم پہم توجہ دان, اگر خاص کر سون پولیس اگر یہ ات پہ توجہ دی تو مے باسان نہ روز کرپشن تو نہ روز یہ ڈرگ سسٹم. تم توجہ کم پہم دان ات ست حتاکہ یم سات تم حرکتس من ین تو یہ بڑ کتھا کہین تہ یہ کیا گھس قابو. پان پن کن روزان دپان اس روزو یمن ست تال میل کرت کہ ژوٹ بنان کاشر کہاوت ژوٹ بنان دۄیو اتھو. یل اس روزو یمن ست تعاون تھیت یم روزان اس ست یہ بڑ کتھا کہین تہ یہ کیا گھس ختم. ڈرگز جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہت ہی لیتھل چیز ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس کے جتنے بھی نقصانات ہیں وہ مطلب ان کو ایک وسیع پیمانے پہ ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا اپنے جوانوں کے لیے, اپنے سماج کے لیے, کہ ڈرگز کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں, ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوتی ہیں, اس سے اکنامک ایشوز ہوتے ہیں, اس سے سوشل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. تو اس پہ میں کہنا چاہوں گا اگر ہم ہیلتھ کو دیکھیں, اگر اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سی وی ڈی, جس کو ہم کہتے ہیں سی وی ڈی, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, اس کی وجہ سے سٹروک ہوتا ہے, لنگ ڈیزیز ہوتی ہیں, کینسرز ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈرگز کو اوائڈ کریں, لیکن بات یہاں پہ صرف اوائڈ کرنے کی نہیں ہے بلکہ اس چیز پہ دھیان دینے کی ہے کہ یہ جو منشیات کا مسئلہ ہے یہ آئے دن بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ کہنا چاہیں گے کہ جیسے یہاں پہ ہمارے یہ توصیف صاحب ہیں, انہوں نے کچھ سمے پہلے یہاں پہ ان ایمپلائمنٹ کی بات کی, تو ان ایمپلائمنٹ کا جو ایشو ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اگر ہم اس کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں, اس کو کرب کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری سرکار جو ہے, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو دھیان دینا چاہیے کہ پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے روزگار کا بندوبست کیا جائے. جس طرح سے ہم اپنے گھر میں کوئی انڈسپلن ٹالریٹ نہیں کر سکتے ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ اپنی سوسائٹی میں بھی ہمیں ان ڈرگس کے حوالے سے جو ہے الرٹ ہونا پڑے گا. اگر کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ڈرگ پیڈلر ہے یا ہمیں شک بھی ہو جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے ڈرگس کے ساتھ کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو جو ہے فوراً رپورٹ کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ ہم نے رپورٹ کیا اور پولیس نے اس کو جا کے پھر 1 گھنٹے کے اندر چھوڑ دیا, تو اس سے جو ہے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے کیسز کو رپورٹ نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف سب لوگ ایک جٹ ہو کے اس
मैनेज को खत्म करने की कोशिश करें। और हमारे घर में जो बच्चे हैं मेंटल स्ट्रेस का शिकार अगर है, वी शुड नॉट हेजिटेट टू टेक मेडिकल हेल्प। हमें जिस तरह से सर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, एकदम से हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार है या उसके बिहेवियर में हमें कोई तब्दीली नजर आ रही है, हमें उसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइन। अगर हम बर वक्त कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है वो इन ड्रग्स के दलदल में ना फंसे। हम देखते हैं कि जो बच्चा इस ड्रग मेनेस में मुब्तला हो जाता है, उसका सारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। वो किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता है, वो अपनी पढ़ाई से उसका ध्यान हट जाता है, कोई भी अच्छा काम वो नहीं कर पाता है। तो इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बिदअत को रोकें और जो हमारी सरकार है, यानी ऊपर से ही इस पर जो है वो रोक लगनी चाहिए। ये ड्रग्स जो हैं ये आसानी से अवेलेबल नहीं होने चाहिए, ऊपर से इसका काला कमा होना चाहिए। और बहसती समाज भी हर एक फर्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी ख्याल रखे। बहसती उस्ताद हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को बाकी तालीम के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी दे, ताकि वो इस लत में पढ़ने से महफूज रहे और वो अच्छे शहरी बन सके, वो अपने मुल्क का, अपनी कौम का नाम रोशन कर सके। उनका जो टैलेंट है, उनकी जो सलाहियतें हैं वो मंजर आम पर आए। और ये तभी हो सकता है जब वो इस बिदअत से बचे रहेंगे, इससे महफूज रहेंगे। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बिदअत को जड़ से उखाड़ने में अपना अपना रोल अदा करें। जो ये ड्रग्स है ये आज एक बिजनेस बन चुका है, ये एक आज बिजनेस बन चुका है, जो कि लोगों को बिजनेस में सबसे बड़ी बात जो होती है एक बिजनेसमैन की, वो यही होती है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन प्रॉफिट वो तभी कमा सकता है जब उसके कस्टमर ज्यादा होंगे। और ये एक जस्ट लाइक एन नेटवर्क मार्केटिंग बन चुकी है आजकल, ये जस्ट एन नेटवर्क मार्केटिंग बन चुकी है आजकल। नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरह होती है कि एक का बिजनेस दूसरे में डुप्लीकेट किया जा रहा है, और इसी तरह यहाँ पर भी जो ये ड्रग्स का कंसेप्ट है, एक ने स्टार्ट किया, दूसरे में डुप्लीकेट किया, वो दूसरे में डुप्लीकेट करता है। लेकिन हमें चाहिए एज ए यूथ, हमें चाहिए कि हमें कॉन्शियस रहना चाहिए इन सब चीज़ों के रिलेट। वी हैव टू टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट इट। और जो पुलिस है उससे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पकड़े गए हैं इन सब मामलातों में, जो पकड़े गए हैं, लेकिन उनके बाद जब हम देखते हैं 5 दिनों 6 दिनों के बाद वो फिर से घूम रहे होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनसे कि आप इनको बंद ही रखिए जब तक ये बिल्कुल इस चीज से बाज ना आ जाए, ताकि ये जो ये खराबी है ये समाज में ज्यादा ना फैले। अगर ये खराबी फैल गई है तो हमें चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट करें। हर कोई इंसान इज्जत के साथ जीना चाहता है, बच्चा भी इज्जत के साथ जीना चाहता है। जब उसका माँ बाप जो आपस में लड़ते हैं तो वो बेचारा शिकार हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मजहब इस्लाम है, सबसे बेहतरीन थेरेपी उसके लिए हमारा मजहब है, और हमें अपनी मजहब की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सोसाइटी पर क्या कुछ फर्ज आयद होते हैं हमारे यूथ को ड्रग से दूर रखने के लिए? चुनाचे जब भी हम किसी को इमोशनली हर्ट करते हैं अपने घरों में, हम देखते हैं कि इसमें जो लोग जाते हैं वो दे आर क्वाइट यंग, द पीपल इन देयर प्राइम यूथ, मतलब फील इनक्लाइन टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। तो हमें अपने घरों का माहौल बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं व्हेन देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट देयर इज हार्मनी इन द फैमिली। तो हमें अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपना रवैया बदलना पड़ेगा, अपने घर का माहौल अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर हमारा कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है स्टडीज़ में, तो हमें बिल्कुल उसको रेडिक्यूल नहीं करना चाहिए, या अगर उसका काम में मन नहीं लग रहा है, अपने घरों की हालत को हमें सुधारना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। जब वहाँ पे घर में हार्मनी होगी, प्यार से रहेंगे, तो तब जाके मुमकिन हो सकता है कि हमारे बच्चे जो इस हवाले से ड्रग की तरफ मतलब इंक्लाइन फील करते हैं, उसमें हम एक रिडक्शन ला सकते हैं। इंटरनेट से क्या होता है कि एक इंसान अपने रूम के अंदर होता है, वहां पर भी वो अगर वो एक रूम के अंदर है लेकिन वो एक ओपन वर्ल्ड में है,
वो ये जो कंसेप्ट है ड्रग का वो इजीली वो सर्कुलेट कर सकता है, इसका कंसेप्ट वो इजीली सर्कुलेट कर सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन जो फ्रेंड है उनको ये कॉन्शियसनेस अपने दिमाग के अंदर पैदा करनी चाहिए कि जो मेरा ये दोस्त है ये मुझे किस चीज़ की तरफ बुला रहा है। जो अभी यहाँ पर मेरे भाई ने बोला कि जो एक रिलीजियस बिलीफ है, हमारा जो रिलीजियस है वो इस चीज़ की सख्त ममानियत करता है। अगर हम अपने अंदर एक रिलीजियस टेम्पर पैदा करें, अगर हम अपने अंदर एक रिलीजियस बिलीफ पैदा करें कि इस चीज़ के क्या नुकसान आते हैं हम पर, तो हमारा रिलीजियस भी इसकी सख्त से सख्त ममानियत करता है। तो जब एक इंसान के अंदर एक रिलीजियस बिलीफ पैदा हो जाएगा तो वो ड्रग्स के करीब ड्रग्स का कंसेप्ट भी उसके जहन में नहीं रहेगा। एक्चुअली सारा काम जो है वो सोसाइटी से ही शुरू होता है। होम इज अ मिनिएचर सोसाइटी। जब हमारे घरों का माहौल कंड्यूसिव होगा, हमारे घरों का माहौल साजगार होगा, तो बहुत कम चांसेस है कि हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ माइल हो जाएगा। पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें अपने बच्चों के फेलियर्स को भी। कई बार हम अपने बच्चों के ऊपर इतने सारे प्रेशर्स बनाते हैं, हम अपने जो अधूरे सपने हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर फोर्स करते हैं, और ऐसा करते करते कई बार हमारे बच्चे जो हैं ड्रग्स की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ जाता है। तो एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज टीचर्स हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों की कमियों को और उनकी सलाहियतों को पहचाने, अपने बच्चों को हम ऑब्जर्व करें, उनको हम हालात के रहम करम पर ना छोड़े, अपने बच्चों पे हम तवज्जो मरकूज करें। उनको सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं है बल्कि उनको हमारे अटेंशन और प्यार की ज़रूरत है। और जिन घरों का माहौल साजगार है, जिन घरों का माहौल कंड्यूसिव है, बहुत कम चांसेस हैं कि उनके बच्चे जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। मैं एज टीचर मुझे फील करना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है। हमें स्कूल में ऐसी काउंसलिंग सेल्स एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, हमें स्कूल में एक ऐसी टीम तश्कील देनी पड़ेगी जो मतलब ऐसे बच्चों पे जिनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है जो उन पे नज़र रख सके और इसको बाद में अपने प्रिंसिपल के सामने रिपोर्ट कर सके। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हमारा रोल बनता है ताकि हम बच्चों को गाइड करें, काउंसलिंग उनकी कर सकें और उनको जो चैलेंजेस जिनका उनको सामना है उनके हवाले से हम उनमें एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक बेहतर पेरेंट की तरह एक सोसाइटी का भी एक रोल बनता है। सोसाइटी में हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारे जो गाँव हैं या मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मोहल्ले पे नज़र रखें, अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी कंपनी पे नज़र रखें। पेरेंट्स कभी भी बरी नहीं होते हैं जब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हमारे पेरेंट्स को डेफिनेटली चाहिए कि वो अपने बच्चों के जो मोमेंट्स हैं, उनका जो उठना बैठना है उस पर पूरी निगाह रखें, नज़र रखें। और उनके अगर आप देखते हैं एज ए पेरेंट कि एक बदलाव सा हमें अपने बच्चे में नज़र आ रहा है तो ये एक संकेत हो सकता है ड्रग एडिक्शन का। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि मंशियात एक इंसान पर एक बुरा असर छोड़ता है और एक सोसाइटी पर भी बहुत बुरा असर छोड़ता है, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि ये जो कोकीन एटसेट्रा, ये हीरोइन, ये इंटरनेशनल लेवल पे आज यहाँ पर सप्लाई होते हैं, तो इनके पीछे किसका हाथ है? हमने कभी ये थोड़ी सोचा कि मतलब आप एक मतलब ड्रग डी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो उस पर आप एक्शन लेंगे, लेकिन हमने कभी ये स्टेप उठाया कि हम पहले वो देखेंगे जहाँ से इसकी जड़ है, जहाँ से ये सप्लाई होते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा कि हम वहाँ उनको कंट्रोल करें ताकि जब वही सप्लाई हमारी यहाँ के नौजवानों तक नहीं पहुँचेगी तो वो कहाँ से लाएंगे फिर वो ड्रग्स? तो गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इन पर नज़र रखे कि ये ड्रग्स जो ये मुख्तलिफ किस्म के मंशियात आते हैं, हेरोइन आती है, कोकीन आती है, इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं, कि इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे हमारा समाज दिन ब दिन खोखला होता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा नेशन पूरी तरह से बर्बाद होगा। मेरा अगला सवाल है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जहां हमारे लड़के नौजवान आगे आ रहे हैं हर एक फील्ड में, वहां लड़कियों को भी आगे आना चाहिए और किस हद तक आगे आ रही है, आइए जानते हैं यहाँ की आवाम से।
I think we must understand that men and women are the equal partners in the scheme of life. They are equally important. सिर्फ तो ये मतलब ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इट इज़ just to understand the biological role. Otherwise, there is not much difference. We are same. And I think जहाँ हम मैरी क्यूरी की बात करते हैं, मार्गरेट थैचर की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, वैलेंटीना टेरेस्कोवा की बात करते हैं, या कर्नम मल्लेश्वरी की बात करते हैं, we can have such great women in our society if they are given the chance to participate in the life. और एक अच्छा सिनेरियो डेवलप हो रहा है. आजकल हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर प्रूविंग देयर मेटल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. वो बहुत अच्छा कर रही हैं आज. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है. और एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि इनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए सेफ्टी के हवाले से बहुत सारे मेजर्स उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आजकल बहुत बातें चल रही है विमेन एम्पावरमेंट को लेकर कि वी आर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल स्टूडेंट्स एज वेल. हम अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को भी इक्वल चांसेस देते हैं आगे आने के. मगर जब विमेन एम्पावरमेंट की टर्म आगे आई है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी कोई कमी है, जहां हम लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहे हैं लड़कों के मुकाबले में. अगर हम अपने इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी अभी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो कोई प्लेग्राउंड, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जहां गर्ल स्टूडेंट्स जो है अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सके. इसी तरह से हमारा माहौल अभी उतना सेफ नहीं हुआ है कि एक लड़की जो है वो बाहर जाए आराम से और उसके पेरेंट्स उसके बारे में फिक्रमंद ना हो जाए. तो इसलिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. ना कहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपनी एक्शन से भी इसको प्रूव करना पड़ेगा कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल फोक. ये करान वो मैडम सवाल कि यमन क्या पन हक मिलान. यमन यम सात वो दर खदमत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथ मज यो तम जिंदे करान पन्न बचन, तम तो जन दिवन, तम पत जेथ करान तमन दफन. वनकस सोन माशर सह यम जन शिकमो मज यह सा मारान. यल वो साने माज साने कोड़ यम जन वनकस कह टीचर कह डॉक्टर यमन निश सहूलियत गसान तो यम सन जान बचान. मगर सारे हुन जहन यह कह कि यम क्या गन जिंद रोजन. खाल कंस कंस मज यह चेंज आमुत दपान लड़की तो लड़का बराबर, यम जन सोन माशर ठीक रोजान. सारे हुन जहन यह अमे आयुक कहें ते. इसलिए पज सारे ओकुन नजर करें कि सन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमोमुत, यमन कम हुकूक. अगर सारे तोकुन नजर रोज तो तेल करें यमन बेकदरी कहें ते. तो जैसे कि हम बात करें कि औरत भी अब मर्द के मुकाबले मतलब किसी भी पेशे में कम नहीं है. ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचें कि एक औरत, ये हमारी सोच पर डिपेंड है. हम सोचते हैं कि नहीं भाई ये औरत है, ये वो काम नहीं कर सकती, ये औरत है, ये कल को बड़ी IAS ऑफिसर नहीं बन सकती. ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि नहीं ये एक बड़ी डॉक्टर नहीं बन सकती. लेकिन ये हमारी गलत सोच है. जो एक वुमेन होती है वो मर्द के मुकाबले उससे अच्छा परफॉर्म कर सकती है हर किसी फील्ड में, चाहे वो सपोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में हो, या चाहे किसी भी मतलब लिहाज में. आजकल मतलब वुमेन मर्दों से पीछे नहीं हटी है. वुमेन एम्पावरमेंट की जहां तक बात है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपके पास दो औलाद हो, एक लड़का हो और एक लड़की हो, तो फिर आपको इस्तिताअत हो एक ही पढ़ाने की, तो आपको चाहिए कि आप बेटी पढ़ाए. क्योंकि जब आप बेटी को पढ़ाते हैं, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट द सोसाइटी. तो इस बात में मैं आपको कहना चाहता हूं कि रिसेंटली जो 15 अगस्त था, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखें DDC मेंबर्स थे, तो वहां पर उन्होंने ही झंडा लहराया
ये बात हम कहेंगे कि अगर किसी फील्ड में लड़की पीछे है इस जमाने में तो वो अपनी आप की वजह से है, लेकिन सोसाइटी उसको हर बार वेलकम करती है, चाहे स्कूल में, हायर एजुकेशन में, चाहे गवर्नमेंट मुलाजमत हो, हर जगह वो आगे जा चुकी है अब। लेकिन अब अगर जो है अब मैन ही डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, मेरे ख्याल से अब मैन ही डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब झंडा लहराने के लायक भी कोई मर्द न था तो सब औरतों ने ही यहाँ झंडा लहराया। हमारी ये जो लेडीज़ हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वर्क प्लेसेस पे, किसी थाने में, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करते हुए इनसिक्योर अपने आप को महसूस ना करें। उनकी सेफ्टी के हवाले से बहुत सारे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम जब मैं अपनी बच्ची से कहता हूँ डू यू यूज़ द वॉशरूम एट द स्कूल, तो उसका जवाब यही बनता है कि वेरी फ्रिक्वेंटली आई डू नॉट, आई डोंट। तो अगर हम देखें हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में या दफातर में या कहीं भी देखें तो आज भी मतलब शौचालय नहीं है, वॉशरूम्स नहीं हैं जो जेंडर स्पेसिफिक हो, जहाँ पे उनको किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना हो। तो हम चाहेंगे कि हम में एक सुधार आए, हमारे समाज में सुधार आए। हम जो स्टूडेंट्स है या इस कौम के अफराद है, हम पर ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को समझाए जो कि इलिटरेट पीपल है, जो कि इस बात से वाकिफ नहीं है। हम एजुकेटेड पर्सनस है, हम में वो शऊर है कि हम किसी भी हम पर ये फर्ज आयद होता है, हमें समाज के बिल्डर्स है। जब हम ही इस समाज को मतलब एक मशाले राह ना दिखाए तो फिर कौन आएगा, बाहर से कौन आएगा हमें ये समझाने के लिए कि नहीं आपने ऐसा चलना है, आपने ये करना है। तो अफराद में हर एक को ये चाहिए कि वो अपने तरीके से अपनी लेवल पर ऐसे ऐसे मतलब प्रोग्राम मुनक्कर करे, या हमारे स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम मुनक्कर करे, या ऐसी जगहों पर ऐसे प्रोग्राम मुनक्कर करे जिससे लोगों को अवेयर किया जाए कि वुमेन्स का जो पावर है, उनके जो हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कोई भी उनकी फ्रीडम हो कि उनको वो हक ना छीना जाए। नाजरीन, इसी के साथ रूबरू का आज का एपिसोड यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया साउथ कश्मीर के यारीपुरा इलाके का। हो सकता है कल हमारी टीम आपके इलाके में हो, उसके लिए आपको हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने इलाकों से रोशनास कराना होगा। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर। अधिक प्रभावी बनाया।